प्राग की एक सड़क की कल्पना कीजिए। 1973 की गर्मियों की एक दोपहर। चारों तरफ चीखें हैं, खून है, घायल लोग सड़क पर पड़े हैं। एक बड़ा ट्रक अचानक सड़क छोड़कर फुटपाथ पर चढ़ा है और ट्रैम का इंतजार कर रहे बुजुर्ग लोगों की भीड़ में सीधा जा घुसा है। लेकिन इस पूरी दहशत के बीच ट्रक चलाने वाली 22 साल की लड़की टूटे हुए कैबिन से बाहर निकलती है। कुछ पल वहीं खड़ी रहती है और बड़े आराम से सिगरेट जला लेती है। 2 दिन बाद स्थानीय अखबारों को उसका एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा था, मैं एक टूटी हुई इंसान हूँ जिसे दूसरे लोगों ने बर्बाद किया है। मैं ओल्गा हेपनारोवा, तुम्हारी दरिंदगी की शिकार, तुम्हें कुचलकर मौत की सज़ा देती हूँ। हम अक्सर मान लेते हैं कि जो लोग ऐसे भयानक अपराध करते हैं वे शायद जन्म से ही बुरे होते हैं। क्या होगा अगर कोई मॉन्स्टर अचानक से न आ जाए? क्या होगा अगर उसे उसी समाज ने टुकड़े टुकड़े करके बनाया हो जिसे वह एक दिन खत्म करना चाहता है। 10 जुलाई 1973 को प्राग का स्ट्रॉसमेयर स्क्वायर किसी आम दोपहर जैसा ही दिख रहा था। शहर अपनी रोज की रफ्तार में चल रहा था। ट्रैम्स आ जा रही थीं, लोग सड़क पार कर रहे थे और ट्रैम स्टॉप के पास कुछ लोग अपनी सवारी का इंतज़ार कर रहे थे। उनमें से कई बुजुर्ग थे। वे वैसे ही खड़े थे जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार करते हुए लोग खड़े रहते हैं, आधी नज़र सड़क पर, आधा ध्यान अपने ही ख्यालों में। शायद कोई घर लौट रहा था, शायद कोई किसी काम से निकला था, शायद कोई बस अगली ट्रैम का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन पास ही ओल्गा हेपनारोवा के लिए ये कोई सामान्य दिन नहीं था। वह एक किराए का ट्रक चला रही थी और ये जगह उसने पहले से देख समझकर चुनी थी। इस ट्रैम स्टॉप पर अक्सर भीड़ रहती थी। सड़क हल्की ढलान पर थी, इसलिए ट्रक रफ्तार पकड़ सकता था। फुटपाथ की कर्ब नीची थी, इसलिए गाड़ी आसानी से ऊपर चढ़ सकती थी। बाकी लोगों के लिए ये सिर्फ इंतज़ार की जगह थी। ओल्गा के लिए यह एक चुनी हुई जगह थी जहां एक ट्रक, एक ढलान और एक भीड़ मिलकर उसकी नफरत को हथियार बना सकते थे। दोपहर के करीब 2 बजे ट्रक सड़क पर आगे बढ़ा। फिर अचानक उसने दिशा बदली। वह फुटपाथ पर चढ़ा और ट्रैम का इंतजार कर रहे लोगों की तरफ सीधा बढ़ गया। हिंसा सिर्फ कुछ सेकंड की थी, लेकिन उस सड़क पर मौजूद लोगों के लिए उन सेकंडों ने पूरी दोपहर को चीर दिया। लोग जमीन पर गिर पड़े, चीखें उठीं। कुछ लोग बचने की कोशिश भी नहीं कर पाए। कुछ वहीं जम गए जैसे आंखों के सामने हो रही चीज को दिमाग स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। ट्रक फुटपाथ पर आगे बढ़ता रहा जब तक वह एक खंभे से टकरा कर रुक नहीं गया। पहली नज़र में ये एक भयानक सड़क हादसा लग सकता था। शायद ड्राइवर का कंट्रोल चला गया हो, शायद गाड़ी में कोई खराबी आ गई हो, शायद घबराहट में कोई गलती हो गई हो। लेकिन ओल्गा का व्यवहार कुछ और कह रहा था। वह ट्रक से बाहर निकली। उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने ये नहीं कहा कि गलती हो गई। वह मलबे के पास खड़ी हुई और सिगरेट जला ली। 3 लोगों की मौत वहीं हो गई। 5 और लोगों ने बाद में अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। कई लोग बुरी तरह घायल हुए। जब आपातकालीन कर्मचारी पहुंचे तो उनके सामने खून, चीखों और सदमे में खड़े लोगों का ऐसा दृश्य था जिसे कोई आसानी से समझ नहीं सकता था। लेकिन सबसे परेशान करने वाला सवाल ये नहीं था कि हुआ क्या था। वह तो जल्दी साफ हो गया। सवाल था, क्यों? इसका जवाब 2 दिन बाद आया, जब स्थानीय अखबारों को ओल्गा के लेटर्स मिले। ये लेटर्स उसने हमले से पहले भेजे थे। तब तक प्राग ने सिर्फ सड़क पर हुआ विनाश देखा था। अब उसे यह समझना था कि यह विनाश किसी हादसे से नहीं, एक फैसले से आया था। ओल्गा अपने अपराध से छिप नहीं रही थी। वह चाहती थी कि लोग जाने यह उसने किया है और सोच समझकर किया है। लेटर्स में उसने खुद को ऐसी इंसान बताया जिसे दूसरे लोगों ने तोड़ दिया था
उसने लिखा कि उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह खुद को मार दे या दूसरों को मारे, और उसने दूसरों को मारने का फैसला किया। वह चाहती थी कि लोग समझें यह हादसा नहीं था, यह अचानक हुई गलती नहीं थी, यह किसी भ्रम का पल नहीं था, यह बदला था। यहीं से यह मामला सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं रह जाता। ओल्गा ने उन लोगों को इसलिए नहीं चुना था क्योंकि वह उन्हें जानती थी। उसने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि उसके लिए उन्हें जानना ज़रूरी नहीं था। उसके लिए वहाँ खड़े लोग अब अलग अलग ज़िंदगी वाले लोग नहीं थे। वे एक चेहरा खो चुकी भीड़ थे, और उस भीड़ का नाम था समाज। प्रग तक पहुँचने से बहुत पहले ओल्गा के भीतर कुछ टूटना शुरू हो चुका था। उसके जीवन की कहानी किसी एक घटना से नहीं बनी, वह धीरे धीरे बनी। घर के कमरों में, स्कूल के गलियारों में, हॉस्पिटल के कमरों में, और बाद में उन लेटर्स में जहां अकेलापन इल्ज़ाम में बदलने लगा। ओल्गा हेपनारोवा का जन्म 30 जून 1951 को प्राग में हुआ था। उस समय यह चेकोस्लोवाकिया था। उसके जन्म में ऐसा कुछ नहीं था जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि आगे चलकर वह क्या करेगी। लेकिन ओल्गा के अपने बयान के अनुसार उसका बचपन शुरू से ही दुख से भरा था। उसने बाद में कहा कि उसके पिता उसे मारते थे, माँ उसे नीचा दिखाती थी, और माता पिता उसकी बहन को उससे ज़्यादा पसंद करते थे। किसी इंसान की घायल यादों से निकली हर बात को पूरी तरह साबित करना मुश्किल होता है, लेकिन ओल्गा के मामले में एक बात साफ दिखती है, वह खुद को अनवांटेड महसूस करती थी। घर के बाहर भी यह भावना कम नहीं हुई। स्कूल में उसे बली किया गया, उसे नामों से चिढ़ाया गया, उसने क्लासेस छोड़नी शुरू कर दी, वह पढ़ाई में पीछे रह गई। कई बच्चों के लिए स्कूल वह जगह होती है जहां वे पहली बार किसी समूह में अपनी जगह बनाना सीखते हैं। ओल्गा के लिए शायद स्कूल ने उल्टा सिखाया। ग्रुप सुरक्षित नहीं होता, लोग तटस्थ नहीं होते, वे आपको देखने, परखने और काटने के लिए खड़े होते हैं। लगभग 13 साल की उम्र में ओल्गा ने आत्महत्या की कोशिश की। यह वह पल था जहां उसकी ज़िंदगी की दिशा बदल जानी चाहिए थी। एक बच्ची उस जगह पहुंच चुकी थी जहां जीना ही असहनीय लगने लगा था। उसे मदद के लिए ओपरान के चिल्ड्रन साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, लेकिन ओल्गा के लिए मदद किसी सुरक्षित जगह की तरह नहीं आई। वह बंद दरवाज़ों, दवाइयों, अधिकार रखने वाले लोगों और दूसरे टूटे हुए बच्चों के बीच आई। डॉक्टर्स ने उसे डिप्रेसिव बताया, उसके मूड स्विंग्स दर्ज किए गए, उसमें समाज विरोधी प्रवृत्तियां देखी गईं, लेकिन किसी हालत का नाम जान लेना और किसी इंसान को सच में समझ लेना दोनों अलग चीज़ें हैं। ओल्गा ने बाद में हॉस्पिटल को भी अपमान की एक और जगह की तरह याद किया। उसने कहा कि जब उसने भागने की कोशिश की तो उसे दवाइयाँ देकर काबू किया गया। उसने कहा कि उसके साथ मिसट्रीटमेंट हुआ। उसने यह भी कहा कि दूसरे पेशेंट्स उसे पीटते थे। हर आरोप साबित हो सके या नहीं, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि उस अनुभव ने उसके भीतर क्या पक्का कर दिया। जहां उसका टूटना रुक सकता था, वहां शायद उसके भीतर यह बात और पक्की हो गई कि मदद भी कभी कभी नियंत्रण का दूसरा नाम होती है। 1966 में ओल्गा हॉस्पिटल से बाहर आई, लेकिन वह भरोसा लेकर बाहर नहीं आई। 1 साल बाद उसने ओपरान के एक डॉक्टर को लेटर लिखा। वह लेटर किसी टीनेजर की सामान्य शिकायत जैसा नहीं लगता। वह एक सोच के सख्त होकर विश्वास बन जाने जैसा लगता है। उसने लिखा, मुझे लोगों से नफरत है। उसने लिखा कि वह चाहती है कि लोग उसके लिए मौजूद ही न रहें। उनकी बातें, उनकी आवाज़ें, उनकी मुस्कान सब उसके लिए बेमानी है। उसने लिखा कि लोगों के साथ रहने से बेहतर है वह अकेली रहे। फिर उसने वह लाइन लिखी जो आज उसकी पूरी कहानी के बीचों बीच खड़ी लगती है, उन्होंने मेरी आत्मा को म्यूटिलेट कर दिया। उस समय ओल्गा हत्यारी नहीं थी, लेकिन कुछ खतरनाक आकार लेने लगा था। अब अकेलापन उसके लिए सिर्फ दर्द नहीं था, वह उसे दुनिया के खिलाफ सबूत की तरह जमा करने लगी थी। हर इंसल्ट, हर रिजेक्शन, हर टूटा हुआ रिश्ता, सब उस केस फाइल में जुड़ रहा था जो वह दुनिया के खिलाफ बना रही थी।
ऑपरानी के बाद ओल्गा सीधे स्ट्रॉसमेयर स्क्वायर वाली लड़की नहीं बनी। कई सालों तक वह ऑर्डिनरी लाइफ के काफ़ी पास रही। दूर से देखने पर लग सकता था कि शायद वह वापस रास्ता ढूंढ रही है। उसने काम किए, वह ड्राइविंग करती थी, वह लोगों से मिली, कुछ दोस्तियां भी बनी। उसकी ज़िंदगी में ऐसे पल थे जहां लगता था कि दिशा अभी भी बदल सकती है, लेकिन कुछ टिकता नहीं था। काम छूट जाते, दोस्तियां टूट जाती, उसका मूड अचानक बदल जाता, छोटी बातें बड़े घाव बन जाती। सामान्य निराशा भी उसे उसी पुराने निष्कर्ष पर वापस ले आती। लोग उसे संयोग से निराश नहीं कर रहे, वे उसे सही साबित कर रहे हैं। अब ओल्गा सिर्फ अकेली नहीं थी, वह दुनिया को अपने खिलाफ पढ़ने लगी थी। हर इंसान को उसे चोट पहुंचाना ज़रूरी नहीं था, बस इतना काफ़ी था कि वह उस पैटर्न में फिट हो जाए जिस पर ओल्गा पहले से विश्वास कर चुकी थी। किसी एक इंसान से नफरत हो तो उसका चेहरा तय होता है, लेकिन जब नफरत पूरे समाज से हो जाए तो कोई भी अनजान चेहरा उसका निशाना बन सकता है। 1970 के दशक की शुरुआत तक ओल्गा बदले के बारे में गंभीरता से सोचने लगी थी। उसने रिपोर्टेडली बॉम्ब लगाने के बारे में सोचा, उसने ट्रेन को पटरी से उतारने के बारे में भी सोचा। ये कुछ सेकंड्स की भटकी हुई कल्पनाएं नहीं थी, ये तरीके थे। वह ऐसा रास्ता ढूंढ रही थी जिससे दुनिया को कुछ पल के लिए ही सही वह महसूस कराया जा सके जो उसके मुताबिक दुनिया ने उसे सालों तक महसूस कराया था। आखिरकार उसने ट्रक चुना। ट्रक आसान था, सीधा था, पूरी तरह शारीरिक असर डालने वाला तरीका था। इसके लिए किसी बहुत जटिल तैयारी की ज़रूरत नहीं थी और टक्कर के पल में वह खुद मौजूद रह सकती थी। क्योंकि वह ड्राइविंग कर चुकी थी, गाड़ी उसके लिए जानी पहचानी चीज़ थी। उसे पता था कि जब रफ्तार, वज़न और भीड़ एक ही जगह पर मिलते हैं तो मशीन क्या कर सकती है। फिर उसने जगह चुनी। स्ट्रॉसमेयर स्क्वायर कोई अचानक चुनी हुई जगह नहीं थी। ट्रैम स्टॉप पर लोग इंतज़ार करते थे, सड़क ट्रक को रफ्तार देती थी, फुटपाथ पर चढ़ना आसान था। ओल्गा अब सिर्फ बदले के बारे में सोच नहीं रही थी, वह उसे अंजाम देने की तैयारी कर रही थी। यहीं उसका गुस्सा योजना में बदल गया और हमले से पहले उसने लेटर्स लिखे। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसके अपराध को भ्रम कह दे। वह चाहती थी कि हमले को एक फैसले की तरह पढ़ा जाए। उसके दिमाग में सोसाइटी ने उसे सालों पहले जज कर दिया था, अब वह सोसाइटी को जज करने जा रही थी। लेकिन इसी जगह ओल्गा की सबसे बड़ी नैतिक चूक साफ होती है। ट्रैम स्टॉप पर खड़े लोग उसके टॉर्मेंटर्स नहीं थे, वे उसके क्लासमेट्स नहीं थे, वे उसके माता पिता नहीं थे, वे हॉस्पिटल के लोग नहीं थे जिन पर वह अब्यूज़ का आरोप लगाती थी। वे प्राग के फुटपाथ पर खड़े ऑर्डिनरी स्ट्रेंजर्स थे। ओल्गा ने अपने प्राइवेट पेन को पब्लिक मर्डर में बदल दिया। हमले के बाद दोष को लेकर कोई बड़ा डाउट नहीं था। ट्रक उसने चलाया था, लेटर्स उसने भेजे थे, वह बच गई थी और उसने मान लिया था कि यह सब उसने किया। कोर्ट में असली सवाल कुछ और था, क्या वह पागल थी या जिम्मेदार? उसके लॉयर के पास उसकी जान बचाने का एक रास्ता था। वह कह सकता था कि ओल्गा मेंटली इल थी, कि उसका दिमाग इतना टूट चुका था कि उसे एक ऑर्डिनरी मर्डरर की तरह जज नहीं किया जा सकता। लेकिन ओल्गा ने खुद ही यह डिफेंस लगभग असंभव बना दिया। उसने खुद को मेंटली हेल्दी बताया। उसने कहा कि उसने हमला प्लान किया था। उसने कोर्ट से यह उम्मीद नहीं की कि उसे मिसअंडरस्टूड माना जाए, बल्कि उसने सबसे भयावह बात कन्फर्म कर दी कि उसने सोचा, चुना, किया और फिर भी अपने काम का बचाव किया। उसने रिपोर्टेडली यह भी कहा कि उसे अफसोस है कि वह और लोगों को नहीं मार पाई। इस बयान ने सब कुछ और सख्त कर दिया। कोर्ट के लिए ओल्गा अब वह यंग वुमन नहीं थी जो कन्फ्यूजन में वायलेंस तक चली गई। वह ऐसी व्यक्ति थी जिसने मर्डर प्लान किया, उसे अंजाम दिया, उसे एक्सप्लेन किया और फिर उसे डिफेंड भी किया। उसे दोषी पाया गया, उसे डेथ सेंटेंस मिली। आगे चलकर यही सज़ा ओल्गा हेपनारोवा को चेकोस्लोवाकिया में फांसी दी गई आखिरी महिला बना देगी।
लेकिन उस पहचान से पहले ओल्गा प्रिजन में रही, उस व्यवस्था का इंतज़ार करती हुई जिसे स्टेट ने उसके लिए तय किया था। मौत को लेकर ओल्गा का रवैया अजीब तरह से अनसेटलिंग था। कोर्ट में उसने डेथ पेनल्टी पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। वह लगभग ऐसे बोल रही थी जैसे मौत उसके लिए कोई डरावनी चीज़ नहीं थी। शायद जिस इंसान ने कभी आत्महत्या के बारे में सोचा हो, उसके लिए मौत बहुत पहले से एक एग्जिट की तरह मौजूद रहती है। लेकिन एग्जीक्यूशन अलग चीज़ होती है, जब मौत सिर्फ आइडिया नहीं रहती बल्कि तारीख बन जाती है, कमरा बन जाती है, रस्सी बन जाती है, कॉरिडोर में आती फुटस्टेप्स बन जाती हैं। 12 मार्च 1975 को ओल्गा हेप्नारोवा को प्राग पंक्रास प्रिजन में गॉलोस की ओर ले जाया गया। वह सिर्फ 23 साल की थी। अब तक उसने ठंडेपन की एक छवि बनाए रखी थी। क्राइम सीन पर उसने सिगरेट जलाई थी। कोर्ट में वह विजिबल रिमोर्स के बिना बोली थी। लेटर्स में उसने ऐसे लिखा था जैसे कोई जजमेंट सुना रहा हो। लेकिन आखिरी क्षणों में वह छवि टूट गई। जब एग्जीक्यूशन सामने आ गया, ओल्गा रिपोर्टेडली पैनिक में आ गई। यह आखिरी तस्वीर स्ट्रॉसमेयर स्क्वायर वाली तस्वीर से मिलाना मुश्किल है। वही ओल्गा जिसने ट्रक से बाहर आकर सिगरेट जलाई थी, बाद में अपनी मौत सामने देखकर डर गई। वही इंसान जिसने सोसाइटी की एग्जीक्यूशनर बनने की कोशिश की थी, अपने आखिरी क्षणों में 23 साल की एक डरी हुई लड़की बन गई, उसी मौत की व्यवस्था के सामने जिससे वह कहती थी कि उसे डर नहीं। ओल्गा दोषी थी। जिन 8 लोगों को उसने मारा वे निर्दोष थे। उनकी मौतों को किसी सिंबल में बदलकर छोटा नहीं किया जा सकता। वे मैसेज नहीं थे, वे सोसाइटी नहीं थे, वे इंसान थे जिनकी एक साधारण दोपहर उनकी जिंदगी का आखिरी पल बन गई। लेकिन अगर हम सिर्फ ट्रक को याद रखें तो उस रास्ते को भूल जाएंगे जो ट्रक तक पहुंचा था। वह रास्ता बहुत पहले शुरू हुआ था, एक ऐसी लड़की से जिसे लगता था कि दुनिया ने उसकी आत्मा को म्यूटिलेट कर दिया है। वह रास्ता एक ऐसे घर से गुजरा जहां वह खुद को अनवांटेड महसूस करती थी, एक ऐसे स्कूल से जहां वह ह्यूमिलिएटेड महसूस करती थी, एक ऐसे हॉस्पिटल से जहां मदद भी सजा जैसी लगी, और एक ऐसी ज़िंदगी से जहां हर टूटा रिश्ता उसे यही यकीन दिलाता गया कि लोगों के बीच उसके लिए कोई जगह नहीं है। यह सब जानना ओल्गा को निर्दोष नहीं बनाता। यह सिर्फ कहानी को आसान जवाबों से बाहर निकाल देता है। ओल्गा चाहती थी कि उसका अपराध सोसाइटी को उसका दर्द पढ़ने पर मजबूर करे, लेकिन जिन लोगों को उसने मारा उन्होंने वह दर्द नहीं लिखा था। वे बस गर्मियों की एक दोपहर में प्रेम स्टॉप पर खड़े थे, एक ऐसी सवारी का इंतज़ार करते हुए जो उनके लिए कभी आई ही नहीं। 2 साल बाद ओल्गा गॉलोस की ओर चली। शायद अब भी वह यही विश्वास लेकर जा रही थी कि दुनिया ने उसे पहले कंडम किया था, लेकिन जब मौत सचमुच उसके सामने खड़ी हुई तो उसकी सर्टेनिटी टूट गई। आखिर में वहाँ कोई थ्योरी नहीं बची, कोई मैनिफेस्टो नहीं, कोई सिंबल नहीं, सिर्फ एक डरी हुई यंग वुमन और 8 निर्दोष जिंदगियां जो कभी वापस नहीं आ सकती थीं। 12 मार्च 1975 को चेकोस्लोवाकिया ने ओल्गा हेप्नारोवा को फांसी दे दी। वह उस देश में फांसी दी गई आखिरी महिला थी। लेकिन उसका मामला जो सवाल पीछे छोड़ता है वह यह नहीं है कि ओल्गा दोषी थी या नहीं, वह दोषी थी। सवाल यह है कि क्या किसी ट्रेजेडी को समझने के लिए सज़ा काफ़ी होती है, या हमें उस रास्ते को भी देखना पड़ता है जो अपराध तक पहुंचता है। क्योंकि हर कहानी खत्म होती है, लेकिन कुछ सवाल कभी खत्म नहीं होते।